अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। आम इंतखाबात के हवाले से ये गुमान तो मौजूद नहीं है कि इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं होंगे, बिल्कुल अपने वक्त पर होंगे। अदालत का हुक्म है, पत्थर पर लकीर है। लेकिन ये तशवीश ज़रूर मुल्क में पाई जाती है कि ये इंतखाबात शफाफ होंगे या नहीं होंगे। बुनियादी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का नाप्ता बंद है, और दूसरी बात यह कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात कल तक भरपूर अंदाज से इस बात को बयान कर रही थी कि इलेक्शन शफाफ उसको होते नजर नहीं आ रहे। वो बार बार नवाज शरीफ को लाडला कह रही थी, किंग्स पार्टी की बात कर रही थी। लेकिन आज तब्दीली यह है कि आसिफ अली जरदारी को इलेक्शन के शफाफ इनेकाद पर एतमाद हो गया है, और उन्होंने कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ रहा है। कल आसिफ अली जरदारी की बरतानवी सफ़ीर से मुलाकात हुई थी, नवाज शरीफ की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई थी, यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकातें हुई थी, जहांगीर तरीन की मुलाकातें हुई थी, और आज आसिफ अली जरदारी का यह बयान हमारे सामने मौजूद है। अब देखना यह होगा कि जरदारी साहब तो ये बात कर रहे हैं, अब उनका लड़का यानी बिलावल भुट्टो जरदारी मजीद इस मामले को किस तरह से लेते हैं, और जब उनकी नई कोई तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो भी इस बात का इजहार करते हैं या नहीं करते। तो इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी सूरत हाल में जब ये तनकीद की जा रही है कि इंतखाबात शफाफ होते नज़र नहीं आ रहे, सोशल मीडिया पे बात हो रही है, आवाम में बात हो रही है, जहाँ जहाँ बात की जाती है, वहीं मरियम औरंगज़ेब साहबा की जो आज तकरीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कुछ इस तरह से है कि वो कहती हैं कि माजी में नून लीग की क़यादत को बदतरीन सियासी इंतखाब का निशाना बनाया गया, चेयरमैन PTI को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। और लाहौर में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों से इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ, अवाम और अपोजिशन के साथ खिलवाड़ होता रहा। नौजवान और अवाम को पता होना चाहिए कि मुल्क के साथ किस किस्म का खिलवाड़ किया गया। तो उन्होंने जो जनाब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आशियाना रेफरेंस था उसका हवाला दिया, उसमें उनको वो सुरखरू हुए हैं, उनको फिर वहाँ से रिलीफ मिला है। तो उनका कहना यह था कि झूठे केसेस बनाए गए, और ऐसा हुआ भी कि 2018 के इलेक्शन में जो सूरत हाल नून लीग के लिए थी, जिस पर हम यहाँ से भी बात करते थे, वो मुनासिब नहीं थी, बहुत गैर मुनासिब थी। झूठे केसेस बनाए गए, लोगों को बंद किया गया। लेकिन इसके बावजूद 2018 के इंतखाबात में नून लीग ने पूरे मुल्क में इलेक्शन में हिस्सा लिया था। लेकिन इस बार सूरत हाल तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे कि क्या साफ शफाफ इंतखाबात हो पाएंगे, आवाम के लिए काबिल कबूल होंगे, मुल्क को मसाइल से निकाल सकेंगे। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजज़ियाकार, और जनाब इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ना चाहती है, तहरीक इंसाफ कैंपेन चलाना चाहती है, कॉर्नर मीटिंग्स करना चाहती है, जलसे करना चाहती है, लेकिन उसके लोग बार बार गिरफ्तार हो जाते हैं। जो माहौल है वो आपके और पूरे मुल्क के सामने मौजूद है। आपकी क़यादत कहती है कि हम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है माजी में हमारे साथ हो चुका, तो आप लोगों को तो इस पर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। अब प्रॉब्लम इस पर नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। वाकई क्या एक शफाफ इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं? इस सूरत हाल में जो इंतखाबात होंगे वो साफ, शफाफ और काबिल कबूल होंगे सबके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसूद रजा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम के सामने गई है। और दूसरी गुजारिश ये है कि जहां तक आपने पिछला हवाला दिया वो बिल्कुल बजा था, जिस तरह मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बड़ी वजाहत की है इस बात की कि जो पिछले 5 साल थे उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ, हमारी क़यादत के साथ जिस तरह से झूठे मुकदमात बनाकर और दीवार के साथ लगाया गया, बल्कि दीवारों में चुनवाया गया। 2-2 साल जमानतें नहीं होती थी, 90-90 दिन के नैब की कस्टडी में रिमांड लिए जाते थे, और हर किस्म की विक्टिमाइजेशन की गई। उस पर यही उस वक्त PTI और चेयरमैन PTI बगले बजाते नजर आते थे और बड़े बंगो बांग दावे करते थे। कभी कहते थे कि मैं नवाज शरीफ का AC उतरवा दूंगा, और उन अकूबत खानों के अंदर भी इन्होंने कैमरे लगाए हुए होते थे, और इनकी रूह को तस्कीन उस वक्त मिलती थी जब ये हमारी जितनी भी लीडरशिप थे, इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ साहब, दीगर हमारे ख्वाजा साद रफीक, जब ये देखते थे कि इनको आया कोई जेल में सहूलत तो नहीं दी गई।
आज उसके बरक्स इनके बैरकों के साइज भी बड़े किए जाते हैं, वहां पर जिम भी बनाए जाते हैं, बकरे और देसी मुर्गे भी फराहम किए जाते हैं और दीगर सहूलियात भी दी जाती हैं, टेलीविजन भी चलवाए जाते हैं। बहरहाल हम तो इस चीज के कायल भी नहीं है कि इनके साथ कोई इस तरह का सलूक हो, किसी के साथ भी हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज की वजाहत जरूरी है, जो चेयरमैन पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो एक यकीनन सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन उसको एक जमहूरी तरीके के साथ अदम एतमाद के जरिए हटाया गया था। लेकिन उस हटाने के बाद जो उन्होंने रवैया और तरीका रविश अख्तियार की, वहां यहाँ पर आकर ये वजाहत करना जरूरी हो जाता है कि आया वो एक सियासी पार्टी है या दहशतगर्द पार्टी है। जिस तरह से कि 9 मई के वाकयात उन्होंने किए और इसकी कड़ियां उनकी साबका जो उन्होंने प्रोटेस्ट आप के क्या नाम के समझते ऊपर हैं मुल्क में अली गौहर बलोच साहब? देखिए, मैं तो आप क्या आप समझते हैं? नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, आप दीगर सियासी पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, किसी सियासी पार्टी ने, हर पार्टी जो है वो किसी न किसी वक्त में इन मराइल से गुजरी है। और आप देख लें कि इसके बावजूद क्या नून लीग ने जो है वो आग लगाई शहरों में, क्या मोटरवेज जलाए, क्या शोधा की जो यादगारें थी उनको तोड़ा, शोधा के मुजस्समों को तोड़ा, क्या किसी रेडियो स्टेशन को जला दिया आग लगा के। ये तो दहशतगर्द पार्टीज करती। मैं तो समझता हूँ कि इनका बिल्कुल भी, मैं इनको एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझता एक सियासी वर्कर की हैसियत से। चूंकि किसी भी, या तो कहे ना कि नून ठीक। लीग या पीपल्स पार्टी या दीगर पार्टी का आप कंपैरिजन करें कि उन्होंने जब उनके ऊपर ये टाइम था तो उन्होंने, हम तो उस सियासी धारे का हिस्सा बने। हमने तो उन धांधलियों के बावजूद असेंबलियों के अंदर बैठे, बाहर निकल के धरने नहीं दिए और कोई स्पॉन्सर्ड किस्म के धरने नहीं दिए हमने। हम तो फिर भी अली उस गौहर बलोच जमहूरी, साहब, हाँ रिएक्शन रिएक्शन तारीख में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट पर हमले का इल्ज़ाम आप लोगों पे लगता है। बीबी की एसेसिनेशन बहुत जो है वो बड़ा वाकया था और उसमें अवामी रद्द अमल था और वह अवामी रद्द अमल आया था और फिर क़यादत ने उसको रोक लिया। तो क़यादत कहीं ना कहीं मामला को फिर रोक लेती है। तो अभी तो अगर ये मामला ऐसा है तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को इसमें बुक होना चाहिए था, केसेस चलने चाहिए थे। बहरहाल आमिर इलियास राणा साहब, मैं छोटी सी अली गौहर बलोच साहब जो गुजारिश गुफ्तगू कर, कर रहे हैं, जी जी कहिए। मैं सिर्फ 2 लाख। देखिए, जब बीबी की शहादत हुई जी थी तो वो यकीनी तौर पर उनको, मतलब है, उस वक्त जो कत्ल किया गया था और वो बिल्कुल एक रिएक्शन था उस वक्त। और वो सरीहन एक अवामी रिएक्शन था, उसमें कोई डिक्टेशन नहीं थी, वो कोई प्री प्लान नहीं था। दूसरी बात यह है कि आप देख लें कि जब चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके अदालत में लाया गया तो आज जिस वक्त के 9 मई के वाकयात हुए उससे वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने अदालत में बैठ के क्या बयान दिया, जब उन्होंने किसी इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि देखिए अगर अली भाई, ये मेरे मीडिया में साथ तय नहीं दोबारा होना। ये किया गया तो फिर मैं दोबारा यही कुछ ही होगा ठीक है। पाकिस्तान के अंदर। के जाए कि वो उस बात पे शर्मिंदा होते हैं या अपने वर्कर्स को कहते हैं कि पुरअमन रहे। वो और जो उनके अपने लोग अब मीडिया पर आए वो तो खुद तस्लीम देखिए कर रहे आपके हैं, तो तो सियासी हदायत मुखालिफ हैं सारी। अली भाई। आपकी ये गुफ्तगू ठीक है हमने सुनी, लेकिन आपके वो सियासी मुखालिफ हैं। आपको तो सूट करता है कि आपके सामने आपकी अपोजिशन खड़ी ना हो। ठीक है, तो आपका आपका ये बयान इस तरह से भी लिया जाएगा। मुझे जरा आगे भी चलने दें, फिर मैं वापस आता हूं इस पर। आमिर इलियास राणा साहब, क्या ये सियासी ऑनेस्टी है जो इस वक्त बाकी तमाम जमातें जो इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रही हैं, जो पीडीएम में शामिल रहीं, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमातें हों, क्या ये सियासी ऑनेस्टी है? तहरीक इंसाफ ने जो किया सो किया, 2018 के इलेक्शन में जो हुआ सो हुआ, इससे पहले के इलेक्शन जैसे होते रहे सो होते रहे। ये सब कुछ जो अब हो रहा है ये ही होगा और आने वाले इलेक्शंस में भी होता रहेगा। हमारा निज़ाम इसी तरह से चलता रहेगा। वो जो निज़ाम बदलने की बातें ये तमाम जमातें करती रही हैं, वो सब फरेब है। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। इशू ये है कि हमारे यहाँ जैसे इलेक्शन माजी में होते रहे, 2024 में मैं कोई इनकलाब आते नहीं देख रहा कि दूसरा कोई और सिस्टम होगा और इलेक्शन किसी और तरीके से हो जाएंगे। आपने अभी कहा कि आप कहते रहे 2018 में जो बुरा हुआ, बिल्कुल ठीक किया आपने, और हम भी यही कहते रहे। क्या आपके और मेरे कहने से वो ठीक हो गया था या किसी के भी कहने से? तो जो मामलात जिस हद तक तय किए गए थे वो उसी तरह ही हुए और पीएमएलएन जीत भी गई, तो फिर भी पंजाब में उन्हें कोई हुकूमत बनाने के लिए आगे नहीं निकलने दिया गया, बल्कि
आज़ाद अरकान जहाज़ में भर भर के, वही जिनके खिलाफ आजकल बोल रहे हैं तरीन साहब, अलीम खान, ये सब लेके पीटीआई के अंदर शामिल कराते रहे और हुकूमतें बना दी गई। बिल्कुल असूली, अखलाकी, आइनी, कानूनी तौर पे मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ। हम सब का ये मुतालबा होना चाहिए कि इलेक्शन शफाफ हों और सबको इसका हक़ मिले। लेकिन क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनकी शहादत का भी जिक्र हो रहा था, क्या आसिफ अली जरदारी, क्या नवाज शरीफ, इन सब ने जब इनको हुकूमतों से निकाला गया तो इन्होंने वो कुछ किया जो 9 मई को हुआ? कि क्या ये असम्बलियों से बाहर चले गए? क्या इन्होंने अवामुन्नास को अपने ही इदारों पे चढ़ाया? नहीं हुआ ना ऐसा। अब 9 मई एक ऐसा काम है, जिस तरह अभी अली साहब जिक्र भी कर रहे थे कि देखें, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन होती है, एक रिएक्शन पब्लिक का आता है और फिर जो उनके लीडर बनते हैं, यानी आसिफ अली जरदारी, वो पाकिस्तान खप्पे की बात करते हैं, उस रिएक्शन को रोकते हैं, वो थमता है। यहाँ किसी एक लीडर यानी खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर जो रिएक्शन आता है और सुप्रीम कोर्ट गुड टू सी यू कह के उनको जिस तरह रिहा करती है, उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद यानी उस रिहाई के बाद, कि अगर मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कैंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और आज तक अगर उनका रवैया वही है कि मैं ना मानूं और मेरी जो मर्ज़ी है मुझसे उस तरह बात की जाए, तो नहीं बात हो रही। मेरा ख्याल है इनके लोग भी थक गए, इन्होंने ज़ोर भी पूरे लगा लिए कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और जो गिराओ जलाओ जिस तरीके से हुआ, ज़मान पार्क में नहीं जाना, पहुंचना नहीं, लीडर्स तो खुद बाहर आके गिरफ्तारियां दे देते हैं। लेकिन जब फिर हालात बदले तो घर पे जाके लोग ले आए इनको, पुलिस के, लाहौर के लोग। 5 अगस्त को जब फैसला आया तो अब ये बड़ा फैसला खान साहब को करना है कि क्या वो पाकिस्तान की जी 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 सॉरी, आपने क्या कहा? बड़ा फैसला खान साहब को करना है। हाँ हाँ, कहिए कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें ये फैसला करना है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ उन्हें बातचीत के लिए रास्ता बनाना है, या वो इस्टेब्लिशमेंट का इंतज़ार करेंगे कि वो आए और उनके पाँव में पड़ जाए और कहे मेहरबानी करें खान साहब, आपने तो इस मुल्क में दूध शहद की नहरें बहा दी थी, दोबारा बहाएं, हम भूखे मर गए हैं, प्यासे मर गए हैं, आपने तो IMF के साथ मुआहदा भी कामयाब कर दिया था और आपके बगैर IMF हमसे बात नहीं कर रहा। यानी चौधरी परवेज़ इलाही पे मैं हैरान हूँ कि उनसे किसने कान में कह दिया और वो कहते हैं कि अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन आके जेल की बैरक में मिल रही है, जो कि सरीहन गलत बात है। मतलब हम अपने ज़राए से ये बात कर रहे हैं, हम किसी प्रेस रिलीज़ पे भी नहीं जा रहे, हम अपने रिपोर्टर, अपने लोगों से बात करते हैं कि भाई क्या हुआ। मतलब कब तक आप एक शराब में रहेंगे और खान साहब अपने लोगों को रखेंगे या लोग उनके साथ रखेंगे? होना ये चाहिए। फिर यहाँ पे सवाल एक आ जाता है, मसूद साहब आप भी करेंगे, कि जनाब फिर वो कौन लोग होंगे, वो क़यादत वो कहाँ गई, ये सारे यहीं छुपे हुए हैं ना पाकिस्तान से। अब देखें ना, उमर अयूब, अल्लाह ताला उनके वालिद साहब को बख्शे, हमारी बड़ी अच्छी याद अल्लाह थी उनके साथ, गौर अयूब खान साहब के साथ, वो हुए, वो आए और वो चले गए। ये आता है ना कई जगह पे कि सबका पता है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है और सब अपने आप को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम बहुत बड़े बहादुर हैं और हम छुपे हुए हैं स्टेट से भी। तो फिर स्टेट जब बारी बारी लाती है, फिर ये आके बाहर चिल्ला क्यों काटने लगते हैं? ये शुमारी इलाका जात क्यों कहते हैं? ये क्यों नहीं कहते हमें कौन ले गया था? ये मेरे और आपके ऊपर क्यों छोड़ते हैं? ये सच क्यों नहीं बोलते? ये किसी भी दौर में शेख रशीद साहब गिराओ जलाओ की बात करते थे, आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा गिराओ जलाओ किया उनको बात करनी चाहिए। सर, जो जिन लोगों ने किया और जो कुछ किया, मुल्क में एक निज़ाम, एक कानून है, उस पर अमल होना चाहिए, लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, डालनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस से गुजरना चाहिए, अदालतों में पेश होना चाहिए, मुकदमात होने चाहिए, साबित हो उनको भले से लटका देना चाहिए। लेकिन लोगों का गायब हो जाना, लापता हो जाना, अरसे तक लापता हो जाना, मिलना ही नहीं, पता ही नहीं कि वो बंदा रूपोश है या किसी की तहवील में है, कुछ लोग सही मिलते हैं, कुछ लोगों के साथ न जाने क्या कुछ हो जाता है। तो ये सब कुछ भी तो ख़त्म होना चाहिए। इम्तियाज़ गुल साहब, आप कितना इत्तेफाक करेंगे अली गौहर बलोच साहब से और आमिर इलियास राना साहब से? इंतखाबात के हवाले से हम एक साइकिल में ही हैं, जिस तरह के इंतखाबात होते रहे उस तरह के अब भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस दौर में और पिछले दौर में आपको कोई फ़र्क महसूस होता है? क्योंकि पिछले दौर में नून लीग के साथ सब कुछ हुआ होगा, गिरफ्तारियां हुई, गलत हुआ, उनकी क़यादत मौजूद नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरे मुल्क से इलेक्शन लड़ा और पंजाब में वो हुकूमत बनाने के काबिल भी थे। और फिर 2019 में ही उन्हें बता दिया गया कि अगर आपको चाहिए हुकूमत तो आप ले सकते हैं। जी शुक्रिया मसूद। मैं तो गुज़िश्ता कोई 10-15-12 मिनट से ये सोच रहा था कि, और जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आप इन लोगों से, अपने दोनों भाइयों से इत्तेफाक करते हैं,
आपने तो सवाल ये पूछा था कि आइंदा इंतखाबात शफ़ाफ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जवाब में हमें मिला कि वो 9 मई का एक तराना है जो सब गा रहे हैं 9 मई से। अब उसमें बहुत गलत काम हुए 9 मई को, जैसे आपने भी कहा कि 9 मई के जो ज़िम्मेदार हैं उनको ज़रूर सज़ा देनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे होनी चाहिए। शेख रशीद ने भी यही कहा कि जितने भी ज़िम्मेदार हैं 9 मई के, जिन्होंने भी मनसूबाबंदी की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए मुल्क के कानून के मुताबिक। लेकिन जिस अंदाज़ में अभी मैं सुन रहा था, जो पूरी एक कहानी बयान कर दी गई, बिलाशुबा इमरान ख़ान हो या नवाज़ शरीफ हो या आसिफ ज़रदारी हो, सबकी अपनी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। यानी वही नवाज़ शरीफ, वही आसिफ ज़रदारी एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की भी बातें करते रहे हैं। 2013 को कहा गया था कि वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के इलेक्शन थे, और 2018 का कहा गया कि वो आरटीएस को बिठा दिया गया था। अब मालूम नहीं कि 2024 में किस नौइयत का इलेक्शन होगा, इसलिए कि जिन ज़्यादतियों की पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन शिकायत करती रही कि हमें विक्टिमाइज़ किया गया, हमें निशाना बनाया गया, हमें इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए हराया गया, ये तो इनके इल्ज़ामात हैं। फिर साथ ये भी इल्ज़ामात थे कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इनके ख़िलाफ़ काम करती रही है। फिर ये भी कहा गया कि बलूचिस्तान के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को ख़रीदा गया, बाप बनाई गई पार्टी जो है, और वहाँ से और लोग लेके पीटीआई को दिए गए। तो मैं हैरान इस बात में हूँ पाकिस्तान की सियासत की मुनाफ़िकत के हवाले से कि वही बाप के लोग हैं, वो कभी पीपल्स पार्टी में थे, आज वो पीएमएलएन में शामिल हो गए। यानी अगर एक काम गलत है, चाहे वो 2013 में किया गया, 2008 में, जो 2018 में, वो 2024 में कैसे हलाल हो जाएगा? किस तरह वही लोग पवित्र हो जाएंगे जिनको कहा गया कि ये तो कहीं से एक फ़ोन कॉल पे आके शामिल हो जाते हैं? तो मेरी तो अपील होगी तमाम दोस्तों से कि खुदा के लिए, एक पार्टी ने गलती की है, अब उसकी सज़ा उसको जो मिल रही है, उसको इस बात पे खुश ना हो कि उनको सज़ा मिल रही है, हमारे लिए मैदान साफ़ हो गया है। वाकई मैदान इनके लिए बिल्कुल साफ़ हो गया है, वाकई इनके मुताबिक इलेक्शन शफाफ होंगे। और ये आसिफ अली ज़रदारी साहब की ये बात कि इलेक्शन उनको शफाफ होते नज़र आ रहे हैं, वो ऐसा ही है जैसे वो कहें कि हाँ, जिस सूबा सिंध में उनकी जो 15 साल की हुक्मरानी है, उसमें शहद और दूध की नहरें बहनी शुरू हो गई हैं, गुर्बत का ख़ात्मा हो गया है, बेमिसाल तरक्की हुई है। वो बस ऐसी, अगर हमने आसिफ ज़रदारी की बात सुननी है या नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ की, उन्हीं नवाज़ शरीफ साहब की जो कि लंदन से रवानगी से पहले कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं, फिर बलूचिस्तान भी पहुंच गए। तो खुदारा हमें ये शख्सियात के शहर से निकल के सोचना चाहिए कि क्या इस मुल्क में हम किसी ऐसे निज़ाम की सपोर्ट कर सकते हैं या एडवोकेसी कर सकते हैं जिसके तहत तमाम लोग मिल जाएं, कोई गलती करते हैं उसको साथ मिलाने की कोशिश करें, वो काम ना करें जिसकी आप माजी में बतौर अपोजिशन कंडेमनेशन करते रहे हैं। तो सर, ये जरदारी साहब की जो गुफ्तगू है, कल तक बिलावल साहब कह रहे थे कि 70-70 साल वाले जो लोग हैं इनको चाहिए मस्जिदों में जाके बैठें, सियासत को छोड़ दें, नौजवान क़यादत को मौका दें। उससे पहले कह रहे थे कि नौजवानों को मौका दिया जाए और इनको मौका ना दिया जाए, किसी और से अपील कर रहे थे। कभी वो नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कहते हैं कि जी अब ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाने के लिए अगर किसी ने सोचा है तो ये उसकी गलतफहमी, अब ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म नहीं बनेगा तो अवाम वज़ीर आज़म बनाएगी और नौजवान क़यादत सामने आएगी, और इलेक्शन के प्रोसेस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। लेकिन अब जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ होने जा रहा है। एक ही दिन में ये क्या हुआ होगा कि काया पलट गई? आपने एक्चुअली, मैं जो बातें करना चाह रहा था तज़ादात के हवाले से, मुनाफ़क़त के हवाले से इन्हीं लीडरों की, वो आपने कह दी हैं। तो अच्छा हुआ मेरा उसमें वक्त बच गया, आपने मेरे जहन की बातें उठा ली हैं। बुनियादी तौर पे ये मुनाफ़क़त और झूठ के अलावा इस वक्त कुछ नहीं है, क्योंकि अंदरून खाना ज़ाहिर है आपस में कोई इनकी बातचीत हुई होगी, जिसके बाद अब जरदारी साहब को तमाम तर चीज़ें साफ़ शफाफ नज़र आ रही हैं। हालांकि अगर आज आप 5वीं जमात के बच्चे के सामने भी आज के हालात रख दें सामने, तीनों जमातों के हालात, तो मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल ही अक्ल का अंधा बच्चा होगा अगर उसको ये समझना आ जाए कि मौजूदा हालात के तहत किसी भी इलेक्शन को आप शफाफ
नहीं कह सकते जब तक आज के दिन से फौरी तौर पे पीटीआई पे जो कदगने लगी हुई हैं, जिस तरह अंदाज में उसका लीडर भले वो जितना ख़राब हो, लेकिन इस सूरत हाल में आप किसी भी इलेक्शन को शफाफ नहीं कह सकते हैं। जिसको प्री पोल रेगिंग कहते हैं वो बेशुमार हो रही है, हो चुकी है, अभी होगी आइंदा महीनों में। और फिर हमें क्या मालूम, कभी आरटीएस बैठ गया, कभी रिटर्निंग ऑफिसर इधर उधर हो गए, अब पता नहीं 2024 में क्या होगा। लिहाजा कोई बहुत ही सादा शख्स होगा जो कहेगा कि 2024 के इलेक्शन बड़े शफाफ होंगे मौजूदा हालात के तहत। ठीक है। अलीगढ़ बलूच साहब, जब आपकी अपोजिशन, क्योंकि इस वक्त तासुर तो ये है कि एक तरफ तमाम जमातें, तो एक तरफ मुकाबला उसका तहरीक इंसाफ से होना था, लेकिन तहरीक इंसाफ तो बंद है, तो मैदान खुला हुआ है। ऐसी सूरत में आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि आप बाप से लोगों को लेकर आएँ, इलेक्टेबल्स को लेकर आएँ, आप एमकेएम के साथ पहले से इत्तेहाद की फ़िज़ा बनाएं, और वो जमातें जिनको आप कहते रहें कि ये तो किसी के कहने पर सियासत में रोल अदा करती हैं, तो ऐसी जमातों को मिलाकर, ऐसे इलेक्टेबल्स को मिलाकर आप हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं, तो एक कमज़ोर हुकूमत ही बन पाएगी, एक बाइख्तियार वज़ीर आज़म तो नहीं बन पाएगा जिसके पीछे वो लोटे मौजूद हों जिनके लिए आप लोग कहा करते थे कि इनकी जगह तो बाथरूम में है। तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि मैदान साफ़ है, नवाज शरीफ साहब आए, उनको एक भरपूर आपके मुताबिक वेलकम मिला, आवाम ने उनको बड़ी पसीराई की उनकी। जब आवाम आपके साथ है, मैदान खाली है, फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको? देखिए, बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक हासिल है कि वो इत्तेहाद से पहले या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद वो कोई इत्तेहाद बना सके, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस सिलसिले में एक दूसरे के साथ राब्ते करते हैं। जाहिर है कि जहां तक आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान में मोस्टली जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने अपने इलाकों में अपना एक सियासी असर सूख है, और वहाँ का जो निज़ाम है सियासत का वो हमारे दीगर सूबों से, पंजाब से ज़रा मुख्तलिफ। तो जाहिर है कि वो उसी पार्टी में जाएंगे, वो लोग शामिल होंगे या इत्तेहाद करेंगे जिस पार्टी का वो ये समझते हैं कि उस पार्टी का किसी हद तक वोट बैंक है उसके सूबा में, या कल को वो पार्टी पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी है। ख़ास तौर पर जो जलसा मीनार पाकिस्तान पे हुआ, जिस तरह से अवाम ने नवाज शरीफ साहब पर एतमाद का इजहार किया, जिस तरह से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, और उसके बाद सियासी फ़ज़ा में काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आई, तो यकीनी तौर पर लोग शामिल होंगे। कोई उनमें से काफ़ी लोग तो PMLN में शामिल हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से बात चल रही है, अगर वो, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास गुंजाइश है कि हम किसी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा कि MQM, अली भाई, आप इत्तेहाद कर सकती हैं, ज़रा मैं और वजाहत कर दूं अपने सवाल की, मैं वजाहत कर दूं कि आप देखें, बाप पार्टी अपनी एक पोजीशन लेती है, वही पोजीशन जो काफलीक लेती है, और वही तासुर MQM के हवाले से भी मौजूद है कि ये खुद से फैसले नहीं करते, जब इनसे कहा जाता है तो ये फैसले कर लेते हैं, ये जिस तरफ जाते हैं उस तरफ की हवा चल रही होती है। तो आपको नवाज शरीफ साहब तो ये कहते रहे कि 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत होनी चाहिए, एक मजबूत पायदार हुकूमत होनी चाहिए, बाइख्तियार वजीर आज़म होना चाहिए। सवाल मेरा यह है कि आप इनके साथ फिर इत्तेहाद कर रहे हैं जिन्होंने आपकी हुकूमत का खात्मे का आगाज ही बलूचिस्तान से ही हुआ था ना, बाप से ही शुरू हुआ था ना मामला। तो आप दोबारा इनके साथ आएंगे, दोबारा ये सारी सूरत हाल होगी, तो आप अपने आप को वर्नरेबल क्यों बना रहे हैं अगर आपको हुकूमत मिलती है तो? मसूद रज़ा, देखें, बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नून लीग में शमूलियत अख्तियार की है, और अगर कोई सियासतदान हमारी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना चाहे और हमारे पास वहां पर कैंडिडेट्स लेने का कुशन भी हो, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इनकार कैसे करेगी? ये तो एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हम तो करते हैं कि इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, और पाकिस्तान की अवाम ने जब भी नवाज शरीफ साहब पर एतमाद किया है तो उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को जो है वो मतलब है कि वो अवलीन सतह पे रखा है, और पाकिस्तान की मईशत ने तरक्की की है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग के खात्मे हुए हैं, पाकिस्तान में CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स आए हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है, पाकिस्तान की महंगाई 4% तक गई है। इसी तरह से कराची के अंदर आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मुकाबले में वोडा साहब थे।
शहबाज शरीफ साहब को धांधली के जरिए 100, 150, 200 वोट से जो है वो हराया गया। तो इसका मतलब है कि PMLN का वोट बैंक जो है वो कराची में और सिंध में भी है। हाँ, हमारी पार्टी ने प्रॉपर उसको फोकस पहले नहीं किया, हम ये बात तस्लीम करते हैं, लेकिन अब मुकम्मल तवज्जो हमारी उधर मरकूज है। तो मैं समझता हूँ कि उधर क्योंकि जाहिर है MQM का वोट बैंक भी है, अगर दोनों पार्टी मिलती हैं तो वो वहां से सीट्स ले सकती हैं, अच्छी सीट्स ले। ये वही सीट्स हैं जो पिछली दफा वोट चुरा के प्लेट में चलिए वो तो इलेक्शन में पता जो है चलेगा। वो मुझे एक PTI ब्रेक को दी लेना गई है थी। अली भाई, एक ब्रेक लेना है। और आप जो कह रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी, तो कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वो पंजाब में सादा अक्सरियत ले सकते हैं और उससे अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो आपकी क़यादत को इस बात का यकीन नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी के लिए आपको अंदरूनी सिंध और पूरे सिंध में जो है नशिस्तें चाहिए होंगी। बलूचिस्तान बिल्कुल चलें आपके साथ, वहाँ पर इलेक्टेबल्स आ गए। KP में आपको बड़ा सख्त मुकाबला करना पड़ेगा। तो 2/3 मेजॉरिटी वाली सूरत हाल तो शायद किसी को भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप तमाम तर सहूलियात के बावजूद भी मजबूर हैं इस बात पर कि उन पार्टियों के साथ इल्हाक करें, उनके साथ इत्तेहाद करें जो कभी भी आपके नीचे से कुर्सी खींच सकते हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यही मामला रखते हैं आमिर रियाज सनाना साहब के सामने कि वो इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि आने वाली हुकूमत अगर एक मजबूत हुकूमत नहीं होगी, एक मजबूत वज़ीर आज़म नहीं होगा, तो क्या मुल्क को इन मसाइल से जो मुल्क को दरपेश है उसे निकाल सकेगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आमिर रियाज सनाना साहब, जैसे अली गौहर बलोच साहब तो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी इनको मिल जाएगी इलेक्शन के नतीजे में। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? दूसरा ये कि ये जिस तरह बाप MQM वगैरह के साथ जा रहे हैं, क्या इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो एक मजबूत वज़ीर आज़म के तौर पर अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनके बारे में वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं लिख के देने को तैयार हूँ और एक तासुब भी मौजूद है कि वो अब लाडले हैं, किंग्स पार्टी वो हैं, वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो क्या एक मजबूत वज़ीर आज़म बन पाएंगे? लिख के देने के लिए तैयार हैं वो मुझे नहीं पता। वो 2/3 अक्सरियत के साथ भी आए, वो सादा अक्सरियत के साथ भी आए और घर चले गए। ये बात उनको भी पता है और टाइम से पहले गए। और पिछली दफ़ा बिल्कुल ठीक हुकूमत थी जब धरने उनके ऊपर डाले गए, इसमें कोई शुबा नहीं है। और फिर उन्होंने पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि एक तो धरना दे रही थी और काफ लीग उनके साथ थी, लंदन प्लान उस वक्त मौजूद था जिसको आज वो गिन रहे हैं, याद कर रहे हैं, चूँकि उन्हें पता है लंदन प्लान क्या होता है। और उस वक्त ताहिरुल कादरी उनके कज़न बन गए थे और पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ यानी सुप्रीम कोर्ट, सब के जनाजे निकाल रहे थे। स्टेट पे हमला वो उस वक्त भी किया उन्होंने, पार्लियामेंट के ऊपर भी किया उन्होंने, PTP के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की। एक ही ऑडियो सिर्फ लीक हुई थी और वो भी कुछ अरसे के बाद, वरना नवाज शरीफ ने तो बहुत तहम्मुल के साथ उनके कंटेनर की ऑडियो वीडियो जो सब मौजूद थी एक भी नहीं जाने दी। और वो जिसमें मौजूदा सदर साहब जिनको आज वफ़ादारियाँ याद आ रही हैं कि बदलवाई जा रही हैं, और 2018 में वो नारे लगाने में शामिल थे कि जी विकटें गिर रही हैं। आप और हम अगर तज्जिया करें तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि माजी क्या था, और अगर हम एक लफ्ज़ कहें कि जी माजी में बुरा हुआ है तो हमें ठीक करने के लिए बातें नहीं करनी चाहिए। ये बातें बनाने में बहुत अच्छी लगती हैं, हम सबको तज्जिए ये इसी तरह के करने चाहिए, लेकिन अगर हम तज्जिए में ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपा के, मस्क करके या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बयान करेंगे तो नहीं चलेगा। BAP में जो लोग गए थे वो मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MPs थे, सिटिंग पार्लियामेंटेरियन थे, और उनका वज़ीर आला जो आज पीपल्स पार्टी में शामिल है सनाउल्लाह बलोच, वो इतना मजबूर हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी उनको रेस्क्यू करने के लिए गए थे, उन्होंने कहा नहीं मैं तो रिज़ाइन कर रहा हूँ, और वो रिज़ाइन कर गए थे। आज जो लोग गए हैं, नंबर 1 वो पार्लियामेंटेरियन इस वक्त नहीं है, वो कोई मुंतखब लोग नहीं हैं। और PTI के वाइस चेयरमैन ने हमेशा पार्टियां जब बदली हैं उनके ऊपर कोई लोटागिरी का इल्ज़ाम नहीं है, वो वक्त आता था तब बदल लेते थे कि मैं अब मुझे मुस्लिम लीग नून से जाना है, अब मुझे पीपल्स पार्टी से जाना है, और वो यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदानों ने ये काम किए हैं। लेकिन हमें चूँकि माजी ना याद करना है ना हमें बात करनी है। आप बिल्कुल उठा के देख लें, मैं आपके प्रोग्राम से लेके हर जगह पे कहता रहा, जब मरदमशुमारी की बात आई मैंने कहा जी नया काम शुरू हो गया, अब इलेक्शन भी डिले होंगे और पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई भी होगी और इलेक्शन तक होगी। मैं आज भी कहता हूँ ये इलेक्शन के बाद फिर इकट्ठे होंगे। बिलावल साहब जिस दिन ये बात कह रहे थे कि बुज़ुर्गों को, बाबों को जाना चाहिए, तो मैंने कहा था कि रिटायरमेंट का लेटर आसिफ अली जरदारी का अगर वो लहराते एबटाबाद में कि जनाब ये मेरे वालिद साहब हैं, मैं इनको घर छोड़ आया हूँ और अब ये अल्लाह अल्लाह करेंगे, कुछ और करेंगे, सियासत नहीं करेंगे, तो ये नहीं हो सकता था ना। और आज जरदारी साहब ने वो जो बड़ी अहम बात कहती, मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ,
और ये महसूस कर रहा हूं कि दोबारा इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी एक होंगे और इस सिस्टम में दोनों अपना किरदार अदा करेंगे। देखें, कोई चीज़ें ना हमें एवं खाम खा कहेंगे जी मेरे बड़े गवेड़ हैं, मेरे बड़े दराएं हैं, ये सामने दीवार पे लिखी हुई बात है। ये इलेक्शन तक का माहौल है, इलेक्शन को इलेक्शन बनाया जा रहा है। अगर कोई नहीं बना रहा और इलेक्शन को, जिसको आप समझते हैं कि वो तश्तरी में रख के 2018 की तरह खान साहब को इलेक्शन दिया जाएगा, तो नहीं मिलेगा। उन्हें अब उस तरह मेहनत करनी पड़ेगी जैसे बाकी जमातें करके आई हैं। उसके बाद कारकर्दगी की बात करें तो खान साहब 3.5 साल की कोई कारकर्दगी पे बात नहीं करते। 9.5 साल की केपी के ऊपर वो जितने डैम उन्होंने बनाए हैं, वो डैम पुल, चीफ जस्टिस भी मौजूद थे उस वक्त, डैम बाबा कहलाते थे। ये कोई सियासत है? ये इखलाकियात मुझे और आपको जेब देती हैं कि हम याद कराएं कि जी उसके साथ तो बुरा हुआ तो इनको दूसरों के साथ। भाई इनको खुद करना है, ये मेरा और आपका काम नहीं है। हम हकाइक पे बात करेंगे, ये खुद माफिया मांगे एक दूसरे के साथ, ये खुद मिलें। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अगर मिसाल वही कर रहे हैं अमीर भाई, वही कर रहे हैं हमने और आपने। उस वक्त अखबारात का दौर था, जो चैनल था, हमें यही काम करना है जो हम कर रहे हैं। लेकिन हम मामे चाचे क्यों बन जाते हैं कि जी उसके लिए तो जरूर किया जाए, उसके लिए तो हमारा ना कोई मामा ना कोई चाचा सर, वो भी एक सियासी जमात है। पीटीआई खुद कहते रहे, पीटीआई भी एक सियासी जमात है, आपने अभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, और जमात इस्लामी भी एक सियासी जमात है। ये सब लोग अपने अपने सियासी मफादात के लिए, तमाम पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, करते हैं। क्या ये शहबाज साहब को नहीं ढूंढ रहे थे? शहबाज स्पीड कराची में चाहिए और जिनको ये रगेद रहे थे। ये हमारी सियासत की हकीकत है, ये लोगों को फैसला करना है। लेकिन लोगों के फैसले के लिए इम्तियाज हर दफा कहता हूँ खान साहब को रास्ता लेना पड़ेगा, वो नहीं ले रहे। ठीक, वो अपना रास्ता खुद निकालें, लेकिन हमें जाहिर सी बात है जो हमारा काम है वो तो हम कर रहे हैं। तज़ादात तो हैं। आमिर लियाज़ सलानी साहब ने बड़ी सहल अंदाजी से ये बात कह दी है कि जो नज़र जो हो रहा है वो तो दीवार पे लिखा हुआ है कि ये तमाम जमातें एक थीं, एक हैं। इस वक्त एक इलेक्शन का माहौल बनाना है, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी हो रही है। और मुझे तो पहले से यकीन है, आमिर लियाज़ सलानी साहब ने भी इस बात की गवाही दी कि आने वाले वक्त में उनको भी ये लगता है कि ये फिर सिस्टम का हिस्सा होंगे, ये सब एक ही होंगे। इम्तियाज गुल साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र हुआ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेकर आज तक इन जमातों ने अपने दरमियान जो इत्तेफाक कायम करने के मुआहदे किए हैं, मिल के साथ चलने के, जमहूरियत को इस्तेहकाम देने के, मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के, ये कभी भी उस पर कारबंद तो नहीं रहे, अमल पैरा तो नहीं रहे। तो इक़्तिदार की जंग में सब कुछ जायज़ है और जायज़ रहेगा, और अवाम इन खाम ख्यालियों में रहेंगे कि ये जब इक़्तिदार में नहीं होते, जो तनकीदें करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये इनकलाबी हो गए। ये इनकलाबी कुछ नहीं होते। ये चाहे तमाम जमातें, ये कोई इनकलाबी नहीं होते, सिर्फ इन्हें इक़्तिदार चाहिए होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि नविश्ते दीवार क्या है कि जी नवाज़ शरीफ साहब लाडला, वो उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है या उनकी जमात पर सर इक़्तिदार आएगी और उनको 2/3 अक्सरियत मिलेगी बकौल अली गौहर साहब के। तो मैं तो हैरान हूँ कि आज तक तो जितने ऑनलाइन डिजिटल सर्वे हुए हैं, 6-7 सर्वे हुए हैं, उसमें मुस्लिम लीग कोई 15-20% से आगे नहीं गई वोटों में, पीपल्स पार्टी 2-3% से ऊपर नहीं गई, और ये चीख चिल्ला रहे हैं कि हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। मुझे नहीं मालूम किस बुनियाद पे इनको 2/3 अक्सरियत मिलेगी। अब बाकी जहाँ तक अपना इम्तिहान लेना है तो ये कह देना बड़ा आसान है कि आपने अभी रास्ता तलाश करना है। ओ भाई, रास्ता जिन लोगों ने बंद किया था नवाज़ शरीफ के लिए, जिन लोगों को ललकारा था आसिफ जरदारी ने, जिन लोगों ने आपके बकौल इमरान खान को प्लेटर में रख के हुकूमत दी थी, उन्हीं लोगों ने अब रास्ता बना लिया है अपने साबिक वज़ीर आज़म के लिए, और वही बंदोबस्त कर देंगे। वरना अगर ये आज तमाम मुकदमात ख़त्म करके, ये जो पकड़ धक्कड़ हर रोज़ एक नया मुकदमा होता है, ये ख़त्म जब तक नहीं होगा, इलेक्शन शफाफ नहीं होना। और इस सूरत में 2/3 क्या, आपको बल्कि 100% इनको वोट पड़ जाएंगे। वो कैसे पड़ेंगे वो आपको भी पता है। लिहाजा ये ऐसी दिल बहलाने वाली बातें हैं बच्चों की तरह कि अभी मैदान खुला है, आप सब आके इसमें तबाह आजमाई कर लें, ज़ोर आजमाई कर लें। जब तक पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो खौफ है, उनका जो इस वक्त तरीक़ाकार है, वो तब्दील नहीं होगा, उस वक्त तक न तो PTI को कोई रिलीफ मिलेगा और ना ही आप किसी शफाफ इंतखाबात की बात कर सकते हैं। चलिए, इंतखाबात
के हवाले से तो ये तहफ़्फ़ुज़ात और ये गुफ्तगू मौजूद ही है। सर, इंतखाबात के बाद जो भी पार्टी आती है तो मुल्क के मसाइल का हल, उसका कोई एजेंडा, कोई मंशूर, कोई इकनॉमिक प्लान, कोई माशी प्लान, कोई माशरती प्लान, कोई सियासी प्लान, ये कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखिए, मुल्की मईशत, बुनियादी तौर पे मुल्की मईशत को बेहतर होना है, और मईशत की बेहतरी के लिए आपको एक ख़ास जहनीत चाहिए, माइंड सेट जिसको कहते हैं। वो माइंड सेट जब तक तब्दीली पे मरकूज़ नहीं होगा, जब तक वो वाक़ईतन असल तब्दीली नहीं चाहेंगे हमारे तरीक़ाकार में कि हमें अखराजात कैसे कर रहे हैं हुकूमत के, अपनी तरजीहात कैसे तय करनी है कि कहाँ पे तरक्की होनी है, किस इलाके को हमने तरक्की देनी है, जब तक वो तरजीहात तय नहीं होंगी, वो तरजीहात उसी वक्त तय होंगी जब हमारे पास कोई आज़ाद सोच रखने वाले मईशतदान होंगे, वो लोग जो कि फिर अपने सियासी बॉस की मसलहत का शिकार नहीं हो जाते। उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के मसाइल हल होने वाले, बस कर्ज़ों पे चलते रहेंगे। इस वक्त भी हमारी पूरी हुकूमत कर्ज़ों पे चल रही है, आइंदा भी इंशाअल्लाह इन्हीं कर्ज़ों पे ही चलना है। बड़ी बात वो लोड शेडिंग की होती है जनाब। वो लोड शेडिंग जिस अंदाज़ में ख़त्म हुई है, उसके नतीजे में आज हमारे ऊपर गर्दिशी कर्ज़ा तकरीबन 2800 खरब का चढ़ा हुआ है, क्योंकि बग़ैर सोचे समझे यहाँ पे गैर ज़रूरी तौर पे लगाए गए बिजली घर, और जो गैस का पहले भी से शामिल कर ले तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। जी बिल्कुल, वो कोई 35 कम से कम 35-3600 अरब हो जाता है। और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो PMLN की हुकूमत थी, ठीक है, शोर तो बड़ा मचा कि CPEC के तहत हमने रोशनियाँ फैला दी हैं, लेकिन वो रोशनियाँ जिस कीमत पे आई हैं वो कीमत आवाम जो है अपनी नाक से आज अदा कर रहे हैं, इसलिए कि सोच विचार उस वक्त नहीं की गई थी कि अगर हम इतनी कैपेसिटी हमारी हो जाएगी, इसको इस्तेमाल कौन करेगा, इसका कर्ज़ा कौन वापस करेगा। हमारी आज भी 24-25 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की इस्तेदाद है, और जबकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 20,000 44-45 हज़ार मेगावाट है। तो ये वो जो फ़र्क है 20,000 मेगावाट का, वो हम मुफ्त में पैसे दे रहे हैं उन कंपनियों को जिनको हमने लाजमी 70 से 75% पैसे देने होते हैं उनके प्रोजेक्ट के। तो ये अगर इतनी सोच विचार करने वाले हमारे तमाम सियासी फ़ौजी हुक्मरान होते तो आज पाकिस्तान इस दलदल में न फंसा होता। ठीक है, अली गौहर बलूच साहब, ये बड़ा अहम मामला है कि जी माशी आपकी जो सबसे बड़ी कामयाबी आप बताते हैं वो अंधेरों से मुल्क को निकालना है, और उसका नतीजा गर्दिशी कर्ज़े। हम जितना टैक्स अदा करते हैं, यानी गर्दिशी कर्ज़े हमारे दिफाई बजट का तकरीबन 200% कहा जा रहा है कि वो बढ़ चुके हैं। हमारा दिफाई बजट कम हो चुका है और गर्दिशी कर्ज़े हमारे ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये आपकी पॉलिसीज़ रही हैं, पर 16 महीने की जो हुकूमत है वो भी आपकी रही है, कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। महंगाई इस तरह से बढ़ी है कि वो उसका तसलसल आज तक जारी है। आज रिकॉर्ड अशया खुर्दनोश जो है उनकी कीमतें 41% से ज़्यादा हैं, और ये वही तसलसल है जो आपने अपनी हुकूमत से शुरू किया था। तो परफॉर्मेंस के हवाले से बिलावल साहब आपको कहते हैं महंगाई लीग, हालांकि वो आपकी हुकूमत का हिस्सा रहे, और जो आपकी माजी की परफॉर्मेंस रही है, हम गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से उसको देख रहे हैं। तो कोई जामे प्लान आपका भी हमारे सामने मौजूद नहीं है। अब आपकी मंशूर कमेटी वो मंशूर बनाएगी, टीम आपकी वही पुरानी है जिसका तरीक़ाकार ये है कि डॉलर को 6 अरब डॉलर फेंक दो मार्केट में और डॉलर को रोक लो, इस तरह से महंगाई कम कर लो। तो ग्रोथ होती नहीं है आपके ज़माने में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपके ज़माने में डिक्लाइन पर रही है। तो क्या नया देखेंगे अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो? मसूद रजा भाई, सेकंड सेगमेंट में भी आपने बहुत कम टाइम दिया। सवाल की लाइन बहुत लंबी होती है, लेकिन जवाब देने के लिए आप इंतहाई तरीके से आगे चल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, गुजारी ये आपने बातें बिल्कुल बजा की हैं, लेकिन बातों को स्याको सबाक से हट के बातों को अगर हम कट लगा के उस पर तजिए करेंगे ना, तो ये भी ज्यादती है। हकीकत ये है, बिल्कुल 16 माह की जो कारकर्दगी बताई जाती है वो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट ने उसमें महंगाई को बहुत ज्यादा कम करने में या मामला महंगाई से रिलेटेड कंट्रोल करने में टारगेट्स पूरे नहीं हुए। लेकिन जो अवाम को एतमाद है, अवाम को नवाज शरीफ साहब की उस 5 साल हुकूमत पर ज्यादा एतमाद है जब उन्होंने बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए। अगर नवाज शरीफ साहब की बनाई हुई बिजली महंगी थी
तो नवाज शरीफ साहब के पास कौन सा जादू था कि उन्होंने अपने दौर में वो कीमतें नहीं बढ़ने दी? अगर नवाज शरीफ साहब के पास मतलब है कि महंगाई कंट्रोल होना नामुमकिन है, जो कि चेयरमैन पीटीआई की सिलेक्टेड हुकूमत नहीं कर सकी, तो 4% तक महंगाई की शरह नवाज शरीफ साहब ने सिंगल डिजिट, ना सिर्फ सिंगल डिजिट बल्कि 4% तक रखी। वो उनके पास कौन सा जादू था जो उन्होंने गंवाया? डॉलर की कीमतें उस वक्त कंट्रोल रही। एक दफा शेख रशीद साहब ने चैलेंज किया था जलसे में खड़े होकर कि ये वापस 100 रुपए पर नहीं आएगा, और अगर आ गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। शेख रशीद साहब बढ़ के लगा के गायब हो गए, डॉलर 100 पर आ गया था, लेकिन शेख रशीद साहब का इस्तीफा नहीं आया था। बात यह है कि बिल्कुल दहशतगर्दी का खात्मा क्यों नहीं हुआ? 95% तक हुआ। ज़रबे आग हुई, हमारी अफवाज ने भी उसके अंदर हिस्सा लिया। जाहिर है मतलब है कि उस वक्त की गवर्नमेंट थी। सी पैक का प्रोजेक्ट जो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता था, उसमें 1 साल तो चाइना के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान में धरनों के जरिए रोके रखा, और अगर आ भी गया अली और भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप ही वो गुफ्तगू कम से कीजिएगा, कम लेकिन वक्त मुझे में- हैरत हो रही है, इससे ज़रा आगे भी निकल मुझे जाएं, हैरत हो रही है मुस्तकबिल की बात करें, ज़रा आगे कि- निकल जाएं। नहीं आपको किस नहीं बात मुझे में हैरत इस बात की हो आप रही है, आप बिजली के कारखाने लगाने की बात को, अभी अभी बात हुई कि गर्दिशी कर्ज से इन्हीं बिजली के कारखाने, आपकी पॉलिसीज जो पीपल्स पार्टी ने आईपीपी शुरू की थी और फिर आपने जो कारखाने लगाए उसकी वजह से हम गर्दिशी कर्जों के दलदल में फंसे हुए। आप कह रहे हैं अच्छी पॉलिसी थी, आप भाई डॉलर देखिए, और महंगाई रोकने देखिए, की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, बात अब मुसल्लमा हकीकत है, खुद नहीं, नवाज नहीं, शरीफ साहब भी मान रहे हैं, खुद मैं- इसाक डार साहब भी कहते हैं डॉलर की इंटरवेंशन हुई है। सर सवाल यह है कि गर्दिशी कर्जा पैदा ही क्यों हुआ? एक ब्रेक के बाद आमिर इलियास सराना साहब से बात करते हैं कि इदराक भी है आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए करना क्या है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आमिर इलियास सराना साहब, नून लीग की तरफ से अगर ये जवाब आए कि हमने माजी में डॉलर को रोके रखा, बढ़ने नहीं दिया, डॉलर की इंटरवेंशन थी, मार्केट में छेड़छाड़ थी, तो इस पॉलिसी को वो अभी भी अच्छा समझते हैं। गर्दिशी कर्जे उनके दौर में कम थे, इमरान खान के दौर में ज़्यादा हो गए। सवाल ये गर्दिशी कर्जे पैदा ही क्यों हुए? तो इस तरह की पॉलिसीज़ को वो डिफेंड भी कर रहे हैं और कह रहे हैं अच्छी पॉलिसीज़ थी। तो आगे का इदराक भी है कि आगे अगर ये हुकूमत आती है, चले तो पीडीएम की तमाम जमातों की हुकूमत आ जाती है, तो मुल्क के जो मसाइल हैं उनका हल इनके पास वाकई है। देखिए, मैं बगैर किसी के अली गौर साहब क्या कह रहे हैं और इम्तियाज़ गुल साहब हमारे बड़े भाई क्या कह रहे हैं, मुझे अपना तज्जिया करना है, अपनी बात करनी है। अगर इस मुल्क में जवाब देना हो तो एक फ़िक्रा काफ़ी है कि जो डैम आपाशी के ज़राए पे इमरान खान साहब ने वादे किए थे और 9.5 साल की हुकूमत उनकी केपी में रही, वो लिस्ट पेश कर दें कि उन्होंने कितने डैम बनाए और उससे कितनी मेगा पावर आई, और उसके मुकाबले में ये आईपीपीज़ हमारे लिए अजाब हो गए कि अगर वो बने हुए थे और उनकी बिजली सस्ती थी और मजबूरन हमें पैसे पे करने थे, फिर तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, बिल्कुल इखलाकी उस बुलंदी पे चले जाएंगे जिस पे खान साहब हिमालय की बुलंदी के दावे किया करते थे। अगर नहीं है तो जवाब क्या है? मुझे ये बताएं, इस मुल्क में किसी भी सियासतदान को सिवाय इमरान खान के, फिर दोबारा कहूँगा जिस पे क्वेश्चन होगा लोगों का, हो इतनी पायदार तरीके से हुकूमत मिली कि ना अदलिया छेड़े, ना फौजी छेड़ें, बल्कि प्यार करें, लेके चलें, और अपोजिशन से कहा जाए बंदे के बच्चे बन जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा जो हो गया, और मीडिया बात ही ना कर सके, 100 दिन 6 महीने 1 साल बात ना करो, गला घोंट दिया गया, इश्तिहारात बंद कर ख्वाजा दिया आसिफ तो गया। कहते हैं ज़रा भी हिले तो मार 2019 देंगे। में कह दिया गया था कि एक आ एक जाओ मिनट सर, हुकूमत में। एक नहीं, आप एक मिनट जी। नहीं आप ना मुझे बात कर लेने दें प्लीज़, मेरी बात ख़राब करेंगे आप, फिर वो सीक्वेंस ख़राब होगा। मैं बिल्कुल आपको आपके पॉइंट पे लाके जवाब दूंगा। कह रहे हैं, कीजिए। अगर ये काम नहीं होते, ठीक है ना जी, ये ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, मैं किसी का जवाब नहीं दे रहा, मेरी अपनी मंतक है, मैं कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाती अगर किसी एक ने डिलीवर किया होता। जिस शख्स के ऊपर धरने चढ़ाए गए, जब पूरी फ़ौज अदलिया उनके पीछे लगाई गई और जवाबन एक ऐसी हुकूमत आई जिसे सब कुछ था, अगर वो उस्मान बुज़दार और महमूद खान ना देते, अच्छे लोग देते, एक अच्छी हुकूमत देते, तो इनको कोई लोग, चाहे ये झूठ था या सच था, बिल्कुल सबको पता है कि उनको सज़ाएं गलत थी, लोग भूल जाते। आप कुछ तो करते। आपने क्या किया? आपने फूल बनाया लोगों को। ये जो अली गौर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि जो लोग नेक्सस में आए उन्होंने किया। अगर नवाज शरीफ के ऊपर धरने ना चढ़ाए जाते,
ना उनको प्रेशर में इतना आते कि अभी हुकूमत बनी नहीं है, और उन्होंने बता के 60-70 सहाफ़ियों को पीएम ऑफिस में बिठा के कहा कि ना यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई तैयार है, चूँकि दहशतगर्दी बहुत है, यहाँ पे बिजली नहीं है, अंधेरों में वो हुकूमत में आए थे। और पीपल्स पार्टी के एक मैं बस छोटी सी बात कर रहा हूँ, मुझे पता है आपके टाइम का होगा, लेकिन उन्होंने कहा हमें बड़े फैसले करने होंगे, कीमत बढ़ानी होगी, इंश्योरेंस यहाँ महंगी है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अभी वो शुरू किया था, धरने ले आए, अपनी मकबूलियत से वो बिल्कुल डाउन हुए जब उन्होंने सख्त फैसले किए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। नतीजतन ये IPPs की तादाद भी बढ़ती गई, उन्हें पॉलिटिकली फैसले करने पड़े, और आपके ऊपर जब प्रेशर नहीं था एक गवर्नमेंट के ऊपर तो वो जवाबन कुछ करते ना। पाकिस्तान के मसले का हाल ये है कि ये चीज़ें अब सारी सामने आ चुकी हैं, चाहे वो IPPs है, चाहे वो बैड गवर्नेंस है, इसके ऊपर कोई बैठ के बात कराए। अगर आप नहीं करते, मैं और आप हमेशा यही इसी दायरे के सफ़र में रहेंगे, ये पाकिस्तान अवाम इसी में रहेंगे, जितने हुक्मरान हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं, बड़े हैं, इनके पास डॉलर है, यूरो है, इन्होंने उसमें कमाना है, पाउंड में। मुझे और आपको कायदे आज़म के नोट पे रखा हुआ है। उसी वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, अली गौर बलोच साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपको ये खबर देते चलें कि पहले ही बता देना चाहिए था आपको, आज अली नवाज़ आवान जो हैं वो भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए, उनको उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये सिलसिला भी जारी है, दूसरी तरफ एक तारीख का तसलसल है वो भी जारी है, नया इलेक्शन भी हमारे सामने मौजूद है। शिद्दत से इंतज़ार है कि मंशूर सामने आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, वो नून लीग का हो, दीगर जमातों का हो, ताकि उस पर भी बात कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।